नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की खबर से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल रामनवमी के दौरान हुई आगजनी और हिंसा के बाद आज फिर वहां पर पथराव हुआ। पथराव के बाद तनावपूर्ण स्थिति है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हालात पर काबू पाने के लिए आपको दिखाते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जो भीड़ है वो लगातार पथराव कर रही है और पत्रकारों पर भी हमला करने की कोशिश कर रही है। हावड़ा हिंसा को लेकर अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हावड़ा में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इनमें से कई गाड़ियां पुलिस की भी थी। इससे पहले कल शाम रामनवमी के जुलूस के दौरान हावड़ा में आगजनी और पथराव हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात कर हालात की जानकारी ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी हावड़ा के हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह से हिंसा की एनआईए जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा पर आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल दोनों हावड़ा में रामनवमी के दिन हुए सांप्रदायिक हिंसा के लिए एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे हैं। हिंसा दूसरे दिन भी जारी रही। गुरुवार के इस वीडियो को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक बैनर्जी ने ट्वीट किया, जिसमें रामनवमी जुलूस में से एक शख्स बंदूक से लैस नजर आ रहा है। ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी हुआ, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कैसे रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। पहले वो दिल्ली जाता है, फिर मीटिंग करता है, फिर बोलता है कि टीवी का पर्दे में नजर रखो, फिर दंगे होता है। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। Only to save her vote bank, she is doing this type of unethical, unhealthy job in West Bengal. बंगाल का माइनॉरिटी वोट ने ममता जी से खिचक रहा था। अभी जो कर रहा है आपने जो वोट बैंक, वो वोट बैंक को ठीक रखने के लिए हमारी जो पीसफुल जनता है उसके ऊपर ये क्षति ला रहा है। हिंसा शुरू होने के बाद 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि यह हंगामा शुरू कैसे हुआ और हिंसा बेकाबू कैसे हो गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रामनवमी का जो जुलूस निकलने वाला था उसके लिए उन्होंने सिर्फ समय का सुझाव दिया था, परमिशन नहीं दिया था। और ये रामनवमी का जुलूस जो टाइम सुझाव में दिया गया था उससे कई घंटे लेट शुरू हुआ और ख़त्म हुआ। पुलिस ने जो इन रैली का ऑर्गेनाइजर्स था उनको रूट को लेकर सवाल भी पूछा था, क्योंकि पहले भी यहाँ पे ऐसे घटना हुए हैं और इस चिट्ठी का जवाब भी रैली के ऑर्गेनाइजर्स ने पुलिस को नहीं दिए, क्योंकि पुलिस का कहना है यहाँ पे सेंसिटिविटी को लेकर उनके मन में कुछ आशंका थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को शाम 4 बजे के आसपास जुलूस निकलना शुरू किया और जब वो शहर के एक संवेदनशील इलाके में पहुंचा तो फलों के ठेले उलट दिए गए और उनमें आग लगा दी गई। शाम 5:30 बजे हिंसा के वीडियो आने शुरू हो गए, जैसे इसमें सड़कों पर आग की लपटों के ये वीडियो। गुरुवार शाम 6 बजे के इस वीडियो में पुलिस तनाव के बीच हालात संभालते नजर आ रही है। शुक्रवार सुबह तक इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त था, लेकिन हिंसा फिर भड़क उठी। जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई, पथराव शुरू हो गया और कई घंटे बाद निषेध आज्ञा लागू होने के बाद ही काबू में आया। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बात की। बीजेपी मामले की एनआईए जांच कराने की मांग लेकर हाईकोर्ट जा रही है। हालांकि जमीनी हालत जल्द सुधर जाएंगे, लेकिन इससे उपजी सियासी जंग और तेज होती दिख रही है। बंगाल से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बिहार के नालंदा में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंसा के दौरान 2 लोगों को गोली भी लगी। घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तनाव के चलते सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं।
और रामनवमी को लेकर बिहार के सासाराम से भी हिंसा की खबरें आई। 2 गुटों में पथराव हुआ और घरों में आग लगाने की घटनाएं भी हुई। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात काबू में है। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद के कारण तनाव पैदा हो गया था। पथराव में एक पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। और अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की। रामनवमी के एक दिन पहले संभाजी नगर और रामनवमी के दिन मुंबई के मालवनी में हुई हिंसा के बाद अब शांति है, लेकिन दंगे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है, तो राज्य सरकार ने अपील की है कि इस पर राजनीति ना हो। पुलिस एक्शन में है और दोनों ही हिंसा के मामलों को लेकर धरपकड़ शुरू हो चुकी है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। रामनवमी के एक दिन पहले संभाजी नगर के किराड़पुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाई गई। रामनवमी के दिन मुंबई के मालवनी में शोभा यात्रा पर चप्पल फेंककर माहौल खराब किया गया। विपक्ष इसे सरकार की साजिश बता रहा है। पिछले महीने 1.5 महीने से हिंदुओं के बाजू से भी और मुसलमानों के बाजू से भी कोई राजकीय संगठन राजनीति करके ये 2 गुटों में किस प्रकार दंगा होगा ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। ये बात हमने बार बार पुलिस प्रशासन को बताई है। राजनीति से प्रेरित होकर ये दंगा होने जा रहा है। सरकार ने अपील की है कि दंगे पर राजनीति न करें और शांति बनाए रखें। सभी लोगों ने शांतता बनाए रखने की आवश्यकता है। सभी लोगों के सहकार्य की आवश्यकता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहकार्य करना चाहिए, ऐसा मैं अपील करता हूँ। संभाजी नगर की हिंसा को रोकने के लिए पुलिस को अश्रु गैस के गोलों के साथ गोली भी चलानी पड़ी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस अब तक मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मालवनी हिंसा मामले में भी कई लोग जख्मी हुए थे, कुछ पत्थर से, कुछ पुलिस की लाठी से। मामले में पुलिस अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 200 से 300 लोगों के ऊपर एफआईआर लिया है। हमने पूरी मिरवनुक का, पूरे रूट का वीडियो शूटिंग, ड्रोन शूटिंग किया है और सबको उसमें आइडेंटिफाई करने का काम पुलिस कर रही है। जिन भी लोगों ने इस तरह का माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया है, सबके ऊपर स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंदाज़ा 20 लोगों को ऑलरेडी हमने डिटेन किया है, जिनको अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई शुरू रहेगी। मैं यहाँ मालवनी में हूँ और जो शोभा यात्रा है वो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर अंबोजवाड़ी से होते हुए यहाँ पर आई थी। यहाँ उसे कुछ देर के लिए रोक दिया गया था इसके आसपास ही, क्योंकि पास में ही बड़ी मस्जिद है जो कि 7 नंबर में आती है और वहाँ पर उस समय अजान और नमाज का समय हो चुका था, लिहाजा कुछ देर के लिए यात्रा यहाँ पर रोक दी गई थी। लेकिन जब इसके बाद शोभा यात्रा आगे बढ़ी तब 7 नंबर मस्जिद के पास हल्का सा गर्मा गर्मी हुई, लेकिन जब 5 नंबर तक पहुंची तब हंगामा हो गया और एक तरह से चप्पल चले और एक पत्थर भी चला, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जिस तरह की घटना हुई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और रात को हम लोग सब वहाँ पर थे शांतता स्थापित करने के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके बारे में योग्य जांच के और योग्य कार्रवाई के आदेश दिए भी हैं। कल अंत में जाकर शांति स्थापित करके यात्रा पूरी कराई गई और आज सुबह से पुलिस ने वहाँ पर, कल रात को भी और आज भी पुलिस ने काफ़ी दोषी लोगों को गिरफ्तार किया है और हमें आशा है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद में आगे आने वाले समय में ऐसी घटना करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। मालवनी में पिछले साल भी रामनवमी शोभा यात्रा में हंगामा हुआ था, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस बार पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर कौन मुंबई और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक जहर फैला रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे से ज्यादा राहत बचाव कार्य चला। इधर पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एनडीटीवी को अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। दिखाते हैं आपको अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में रामनवमी पर बावड़ी में गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रात 11 बजे मोर्चा सेना ने संभाला।
चैलेंजिंग इसलिए था कि पुरानी बावड़ी थी, इसकी दीवारें भी जर्जर थी और इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे जिनको हमारे रेस्क्यूअर्स ने अपने कटिंग इक्विपमेंट और अपनी प्रशिक्षण के माध्यम से उनको रिमूव किया और उसके बाद में लोगों की डेड बॉडी रिकवर। खास तरह के इक्विपमेंट जिनकी आपको जरूरत पड़ी हो यहाँ पर बावड़ी में? बावड़ी में सर हमारी ट्रेनिंग के अनुसार बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें कटिंग इक्विपमेंट्स हैं या फिर चिपिंग हैमर के माध्यम से हम सीजिंग करते हैं और जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं उनके टुकड़े करके जैसे हमने बाहर निकाले थे। जब भी सरकार द्वारा भारतीय सेना से मुश्किल हालात में मदद मांगी जाती है तो हम उसे जरूर पूरा करते हैं और आगे भी हम भविष्य में आवश्यकता अनुसार मदद करते रहेंगे। शुक्रवार को एक साथ कई अर्थियां उठी, कई घरों में 2-2 लाशें। चेहरे सवाल पूछ रहे थे, ये हादसा था या जानलेवा लापरवाही। मंदिर प्रबंधन पर आरोप है बावड़ी को भरे बगैर 4 लोहे के गर्डर पर छड़, सीमेंट, रेत और ऊपर से फर्शियां डालने का। जो लोग मंदिर में आए उन्हें पता ही नहीं था कि जिस जगह खड़े होकर दर्शन और हवन पूजन करते हैं उसके नीचे बावड़ी है। रामनवमी के दिन 50-55 से ज्यादा श्रद्धालु श्री बेलेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर में आए थे हवन करने के लिए, लेकिन उन्हें शायद ही मालूम होगा कि ये जो 200 साल पुरानी बावड़ी है 4 लोहे के जर्जर खंभों पर टिकी है। उनके और मौत के बीच सिर्फ यही खंभे थे जिन्होंने ऐन वक्त पर साथ छोड़ दिया और 36 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में। श्रीनगर इलाके में बने पार्क में बावड़ी के पास नया निर्माण शुरू हुआ था। नगर निगम ने इस अवैध निर्माण पर आपत्ति ली लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रस्ट ने अपने जवाब में कहा, यह स्वयंभू मंदिर है, हस्तक्षेप धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा। जिस जगह हादसा हुआ उसके ठीक सामने मंदिर स्थित है जो पहले नहीं था। मंदिर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले मंदिर बगीचे के पास था, बाद में उसे बावड़ी के पास शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद बावड़ी के दूसरी तरफ 5 से 6 फीट दूर मंदिर में नया निर्माण किया जा रहा था। 23 अप्रैल 2022 को रहवासियों की शिकायत पर समिति अध्यक्ष गलानी को अवैध निर्माण का नोटिस दिया गया था। 25 अप्रैल को गलानी ने जवाब दिया, कोई अवैध निर्माण नहीं है, धार्मिक भावनाएं न भड़काएं। 30 जनवरी 2023 को स्नेहनगर विकास मंडल की शिकायत पर फिर नोटिस दिया गया, जवाब वही, कोई गड़बड़ी नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके पीछे सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता का दबाव था। ये और आपके पीठ के पीछे 3 और बावड़ियां, ये 4 बावड़ियों का संयुक्तिकरण करके इंदौर विकास प्राधिकरण की 31 नंबर स्कीम में सन 2000 तक वाटर सप्लाई सिस्टम है और आज की तारीख में 4 बावड़ियों के ऊपर मंदिर बन गए, जिसमें से एक हॉल नगर निगम का खुद का बना है। किसके संरक्षण में? आपके इसी के पीछे एक संघ के राष्ट्रीय प्रमुख के परिवार ने एक मंदिर बनाया। किस अधिकारी की हिम्मत होगी उसको तोड़ने की? एनडीटीवी के हाथ 1985 में तत्कालीन कलेक्टर हर्ष मंदिर का खत भी लगा है और इलाके का नक्शा भी, जिसमें कहीं भी मंदिर का जिक्र नहीं है, बल्कि इसे बच्चों के पार्क के रूप में विकसित करने की बात कही गई थी। इस घटना के बाद से मंदिर के पुजारी और यहाँ हो रहे निर्माण से जुड़े 3 लोग लापता हो गए हैं। सरकार कह रही है किसी को नहीं बख्शेंगे। कल ही मैंने नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित किया है, कमिश्नर साहब पूरे इंदौर की जितनी भी बावड़ियाँ हैं उनको चिन्हित करें, एक नीतिगत से पुनरावृत्ति इंदौर में ना हो और इसके लिए जितने भी हम उपाय सोच सकते हैं वो सब करें। जांच में जब आदेश दिए हैं सारे बिंदु आ जाएंगे, उनको सब पे हम कार्रवाई करें। पर उन परिजनों को आप आश्वस्त करेंगे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी कोई को नहीं कोई बख्शा राजनीतिक जाएगा, कनेक्शन कोई भी हो, किसी को कोई नहीं बख्शा जाएगा। सिर्फ दुखद घटना और क्या होगी। उधर शुक्रवार को मुख्यमंत्री घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे, मंदिर भी आए। उन्होंने मलहम लगाने की कोशिश की लेकिन लोगों के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने सहयोगी समीर के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठा रहे और सबूत मांग रहे अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में उन्हें 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी शरद शर्मा। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए ये पोस्टर लगवाए। अरविंद केजरीवाल तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री केवल 12वीं पास हैं। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। लेकिन इस मुद्दे पर केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री केजरीवाल को दिए जाने का आदेश रद्द कर दिया और केजरीवाल पर ही 25,000 का जुर्माना लगा दिया। दरअसल गुजरात विश्वविद्यालय ने सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ अर्जी दी थी। उसकी दलील है उसने 2016 में ही प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक की। वो वेबसाइट पर है। विश्वविद्यालय के पास लाखों छात्रों की डिग्रियां हैं और वह आरटीआई के दायरे में नहीं आता। केजरीवाल ने राजनीतिक सनसनी पैदा करने के लिए इसे मुद्दा बनाया। उन्हें मालूम था कि डिग्री सार्वजनिक हो चुकी है। अदालत इस तर्क से सहमत नजर नहीं आई और उसने इसे शरारत पूर्व मांग मानते हुए केजरीवाल पर जुर्माना लगा दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है, ये कहीं न कहीं उनके बौखलाहट को दर्शाता है, उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है। जब उनके मंत्री कमीशन खोरी के चक्कर में, शराब घोटाले के चक्कर में आज जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रहा है कोर्ट से, तो स्वाभाविक रूप से ये फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर दिख रहा है और उसी का नतीजा ये सब कुछ है। अदालत के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये तो अजीब बात है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल तो कोर्ट गए ही नहीं, उन पर जुर्माना क्यों लगाया गया? जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ लोग चुन रहे हैं, अपना प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए। ये तो अजीब बात है। सीआईसी ने फैसला दिया कि भाई डिग्री बताओ, डिग्री दिखाओ। विश्वविद्यालय उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गया, जुर्माना अरविंद केजरीवाल जी पे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के सामने दो रास्ते हैं। या तो वो इस मुद्दे को छोड़ें या फिर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी एजे जोसेफ के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। 13 दिनों से पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अलगाववादी अमृतपाल सिंह को ढूंढने में जी जान से लगी हुई है, लेकिन 2 दिनों से वो वीडियो जारी कर रहा है, अपने बयान दे रहा है और लगातार पुलिस को चकमा देता फिर रहा है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। भगोड़ा अमृतपाल अकाल तख्त और सिख संगठनों से सरबत खालसा बुलाने की अपील कर रहा है, लेकिन अकाल तख्त की दिलचस्पी अमृतपाल के साथ दिखने में नहीं है। अकाल तख्त का कहना है वो अमृतपाल की मदद नहीं करने जा रहा। एक बात क्लियर है, उस दिन जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये बात आई थी कि वो अकाल तख्त साहब पे सरेंडर करें। सभी जथेबंदियों ने इस बात को डिनाई कर दिया था कि अकाल तख्त साहब पे सरेंडर नहीं करेंगे। वो जो मामला पुलिस के पास है उसके सामने सरेंडर करे। उन्होंने करना है, नहीं करना है, कैसे करना है वो सोचेंगे, उनके साथी सोचेंगे। उधर पंजाब पुलिस को अमृतपाल बार बार छकाने में कामयाब हो रहा है। जिस इनोवा से अमृतपाल आया था उसके ड्राइवर जोगा सिंह को गुरुवार रात पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में जोगा सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। जोगा सिंह ने पूछताछ में बताया कि अमृतपाल जब होशियारपुर से भागा गाड़ी छोड़कर, तो उसने जोगा सिंह को कहा कि वो अपना फोन ऑन करके लुधियाना की तरफ भागे, ताकि पंजाब पुलिस को लगे कि अमृतपाल भी जोगा सिंह के साथ में हो। और फोन को ट्रैक करके पंजाब पुलिस पहुंच भी गई जोगा सिंह के पास और जोगा सिंह को अरेस्ट भी कर लिया। पर अमृतपाल तो जोगा सिंह के साथ था ही नहीं। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए जोगा सिंह से कहा कि वो फोन ऑन करके भागे। अमृतपाल तो किसी और दिशा में भागा। तो इस तरीके से लगातार अमृतपाल पंजाब पुलिस को चकमा दे करके हर रोज हाथ से निकल रहा है। पंजाब पुलिस के हाथ में आ रही तो सिर्फ वो गाड़ियां आ रही हैं जिसका इस्तेमाल अमृतपाल लगातार भागने के लिए कर रहा है। इससे पहले अमृतपाल पंजाब पुलिस की सारी चौकसी के बाद भी राज्य से बाहर निकलता और लौटता रहा। वो 19 तारीख को कुरुक्षेत्र में दिखा, 20 को कुरुक्षेत्र के घर से निकलता दिखा।
21 मार्च को वो बिना पगड़ी के चश्मा लगाकर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में घूमता नजर आया। इस दौरान उसने लगातार गाड़ियां बदली, हुलिया बदला। पंजाब पुलिस उसके छोड़े निशानों तक पहुंचती रही। ये खबर भी जल पड़ी कि वो सिख संगठनों की मदद से सरेंडर करेगा, लेकिन 2 दिन से वो लगातार वीडियो जारी कर रहा है, बताता हुआ कि वो सरेंडर नहीं करने जा रहा। दरअसल अब अमृतपाल की कोशिश वही धार्मिक खेल खेलने की है जिसके जरिए उसने एक पहचान बना ली है। अमृतपाल धर्म की बात कर अकाल तख्त को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पंजाब सरकार ने भी अकाल तख्त को संतुष्ट करने के लिए गिरफ्तार 430 कैदियों में 348 रिहा कर दिए हैं। हालांकि अकाल तख्त इतने भर से संतुष्ट नहीं है। सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे में जितने भी बेकसूर हैं वो उनको रिहा किया जाए। जो एनएसए में बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए, जिनको पंजाब से बाहर भेज दिया गया, उनको पंजाब में वापस लाया जाए। अगर वो वापस नहीं आते तो उनका लीगल राइट है वकील को कंसल्ट करना। वो पंजाब गवर्नमेंट उस सरकार पर पहुंच करे और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इजाजत दे, ताकि हमारा जो लीगल पैनल है वो उनके साथ जाकर इंटरव्यू कर सके। इस बीच सवाल बचा हुआ है कि अमृतपाल कहां है और कौन उसे छुपा रहा है। अमृतसर से अपने सहयोगी ध्यानचंद के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।